दुनिया भर के सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफिशियल्स मुख्तलिफ जंगों के बाद और एक दूसरे को मुक्के मारने के बाद अब इकट्ठे बैठ गए हैं और इस वक्त देखें तो पूरी दुनिया में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के सामने से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान के ISI चीफ भारत के NSA के सामने बैठे हुए हैं। चाइना ने इन सारे टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को अपने मुल्क में इकट्ठा किया है डिफेंस और सिक्योरिटी टॉक्स के लिए। इसके अलावा हम अहवाल देखेंगे नेटो समिट का कि वहां क्या बातचीत हुई, और नेटो के बारे में भी हम सबको पता है कि एक मिलिट्री इत्तेहाद है वेस्ट का। हम पहले SCO का हाल देखेंगे कि वहां भारत के साथ क्या हुआ, भारत ने अपने किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है जो भारत की नज़र में वहां पर पूरे नहीं हुए, चाइना ने क्या कहा है और नेटो ममालिक के लीडरान ने क्या बात की है। आइए जानते हैं। SCO के डिफेंस मिनिस्टर्स की ये सिक्योरिटी समिट चाइना के ईस्टर्न प्रोविंस शानडोंग में हुई, उनके शहर किंगडाओ में, जिसमें SCO के 10 ममालिक के डिफेंस मिनिस्टर्स और टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने शिरकत की। चाइना ने इस हवाले से एक वार्म अप इजलास मुनक्किद किया था बीजिंग में, जिसमें SCO ममालिक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मौजूद थे और वहां पर पाकिस्तान के ISI चीफ एज NSA गए थे। SCO की ये रिसेंट समिट इस बार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा है बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। पाकिस्तान और भारत की एक मिनी जंग हुई है और ईरान और इजराइल की एक ख़तरनाक मिसाइल वॉर हुई है जिसमें दोनों साइड्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इंटरेस्टिंगली SCO समिट में ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी शिरकत की थी और उन्होंने भी क्या कहा है वो भी हम देखेंगे। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने इस समिट को होस्ट किया और उनके मुताबिक SCO ममालिक ने बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक किया है। उनके मुताबिक हमने म्यूचुअल सिक्योरिटी, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन और रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर इत्तफाक किया है और इसका अल्टीमेट गोल ये है कि इस रीजन में पीस और सिक्योरिटी को अचीव करने के बाद हमारा ये ख्वाब है कि हम एक रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ जाएं, यानी एक यूरोप तर्ज का मॉडल हो जिसमें ये सारे ममालिक आपस में मिलकर काम करें, इनका एक इत्तेहाद हो। यूरोप की अगर बात करें तो वहाँ भी एक नेटो का अलायंस है और इसके अलावा उनका इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी बहुत मजबूत है। तो चाइना के मुताबिक SCO के भी जो ऑब्जेक्टिव हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं कि रीजनल ममालिक को इकट्ठा करना पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, ताकि कनेक्टिविटी में इजाफा हो सके। और SCO के जरिए चाइना पूरी दुनिया को ये पैगाम भी देता है कि चाइना पूरी दुनिया में अमेरिका के मुकाबले में एक बेहतर ऑल्टरनेटिव है। चाइना कनेक्टिविटी की बात करता है, पीस की बात करता है, मिलिट्री इंटरवेंशंस की बात नहीं करता। और चाइना ने इनडायरेक्टली यहाँ पर US रोल को भी लताड़ा है कि इनकी जो ग्रुपिंग है वो जंगों को हवा देती है, जबकि हम रीजनल कनेक्टिविटी की बात करते हैं और इसके ज़रिए हम ग्लोबल पीस चाहते हैं। उनके मुताबिक जब पूरी दुनिया इस वक्त कैओस में मुब्तला है और डिफरेंट चेंजेस रोनुमा हो रही हैं, चाइना SCO के ज़रिए एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर का किरदार अदा करता है। और चाइना के मुताबिक यहाँ पर SCO ममालिक ने बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक किया, जैसे कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, पीस एंड रीजनल कनेक्टिविटी। लेकिन इस बार SCO में एक कन्फ्यूजन नज़र आई जब जॉइंट स्टेटमेंट को भारत ने साइन करने से इनकार कर दिया और भारत का जो यहाँ पर नैरेटिव था वो काफ़ी मुज़क्का खेज़ था। उसको जानते हैं। SCO इस बार एक जॉइंट स्टेटमेंट लाने में नाकाम रही और उसकी सिंगल रीज़न थी भारत के मुताबिक यहाँ पर दहशतगर्दी के हवाले से हमारे कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया गया और एक कंट्री को शायद फेवर दी गई है, नाम लिए बगैर उन्होंने कहा, और उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था। बेसिकली SCO के ममालिक ने इस बात पर एग्री किया कि हर जगह से दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए और बलूचिस्तान का जिक्र स्पेसिफिकली किया गया। भारत ये चाहता था कि पहलगाम का भी जिक्र किया जाए, या कश्मीर में उनके मुताबिक अनरेस्ट में जो पाकिस्तान का किरदार है, जो भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है, उसको कैटेगोरिकली मेंशन किया जाए, जो नहीं किया गया और उसकी वजह से भारत ने इसकी जॉइंट स्टेटमेंट को साइन करने से इनकार कर दिया। और भारत के मुताबिक SCO की जो जॉइंट स्टेटमेंट थी वो काफ़ी प्रो पाकिस्तानी थी, यानी पाकिस्तान के जो कंसर्न्स थे उनको एड्रेस किया गया और हमारे कंसर्न्स को साइड पे रख दिया गया। और डेफिनेटली भारत कभी भी SCO में खुश नहीं होता। भारत वैसे तो एशिया का हिस्सा है, लेकिन वो ज़्यादा अमेरिका के साथ नहीं होना चाहता है और अमेरिका के चाइना से प्रॉब्लम्स हैं। तो SCO में हमेशा भारत एक रूसी भी फुफ्फी का किरदार अदा करता है। हमने कई वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है। ना सिर्फ SCO, BRI को वो वैसे ही अपोज करता है और ब्रिक्स में भी उनकी चाइना से मुखालफत चल रही है, यानी ये ग्लोबल साउथ और एशिया के जो इनिशिएटिव्स हैं,
जो एशिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, भारत के यहाँ पर मसले मसाइल चलते रहते हैं नेबर से। क्यों? क्योंकि इनमें ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स को चाइना ड्राइव कर रहा है, चाइना और रशिया मिलकर। और ये क्लियरली देखा जा सकता है कि मोदी सरकार की जो एंटी पाकिस्तान पॉलिसी है, जिसमें स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव की कमी है, उसकी वजह से भारत एक बार फिर आइसोलेशन का शिकार हुआ है एससीओ में, और बिल्कुल एक नाराज फुफ्फी का किरदार अदा किया है उन्होंने। और ज्वाइंट स्टेटमेंट भारत की वजह से साइन नहीं की गई। भारत ने यहाँ पर काफ़ी कोशिश की कि पहलगाम या कश्मीर के हवाले से मेंशन किया जाए और पाकिस्तान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत लताड़ा जाए, जो बिल्कुल भी नहीं हुआ। जबकि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया। बलूचिस्तान में जब दहशतगर्दी का नाम आता है तो इसका मतलब भारत उसके पीछे है। सबसे पहला ख्याल भारत की तरफ जाता है और इस वजह से भी भारत ने इसकी मुखालफत की है। इसका यही मतलब है कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है, भारत उसको दहशतगर्दी नहीं मानता, क्योंकि उसमें भारत का अपना हाथ होता है। और इस वजह से भारत यहाँ पर भी हमें आइसोलेट नज़र आया है। हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया था कि भारत की जितनी भी एफर्ट्स थी वो फेल हुई हैं पाकिस्तान और इंडिया की झड़प के बाद। और पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेसी की, और इस हवाले से हमने भारत के एक एनालिस्ट की रिपोर्ट आपको दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के इस वक्त तीनों सुपर पावर्स के साथ ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, चाइना, रूस और अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर का इशू इंटरनेशनलाइज कर दिया है और भारत ट्रंप से भी नाराज़ हो चुका है। रीजनल और हमसाया ममालिक से उनके मसले मसाइल तो चल ही रहे हैं, अपने पार्टनर्स को भी भारत इस वक्त एलियनेट कर रहा है, क्योंकि भारत के जहन पर इस वक्त पाकिस्तान का भूत सवार है। और उसकी सिंपल रीज़न यही है कि वो अपनी आवाम को ये दिखाना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ बहुत अग्रेसिव हैं। यानी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से तो विजन है, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स के हवाले से ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग है। अब मज़े की बात यह है कि इंडिया का पूरा मीडिया इस वक्त ये लिख रहा है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने पाकिस्तान और चाइना दोनों को लताड़ा है, ओपन चैलेंज किया है और उनको बातें लगा कर आए हैं। मतलब पूरे मीडिया का एटीट्यूड भी ना फुफ्फी वाला है कि जी वो उनको बातें लगा रहे हैं चाइना और पाकिस्तान को, ये उनका मीडिया कवर कर रहा है। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि राजनाथ सिंह ने वहाँ पर चाइना से रिक्वेस्ट की है कि हमारे जितने भी इश्यूज़ हैं, जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इश्यूज़ हैं, उनको हल किया जाए। हम परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। भारत खुद बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहा है। भारत चाहता है इनके जितने भी गलवान वैली के इश्यूज़ हैं, या अरुणाचल प्रदेश में जो इश्यूज़ हैं, या कश्मीर में इश्यूज़ हैं, लद्दाख में जो इश्यूज़ हैं चाइना के साथ, वो चाइना परमानेंटली हल कर ले। जितनी भी इनके परसेप्शन के एरियाज़ हैं, जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हवाले से, चाइना की थोड़ी सी डिफरेंट है इनसे। इसी वजह से इनकी वॉर भी हुई है 1962 में भी और 2020 में भी झड़पें हुई थी। तो भारत कहता है कि जी चाइना इसको भुला दे, चाइना हमारे साथ परमानेंट इसका सोल्यूशन निकाले। जबकि चाइना का जो स्टैंस है वो ये कहता है कि ये कोई इतना सिंपल मैटर नहीं है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि चाइना और इंडिया ने डिसएंगेजमेंट तो की है डिफरेंट एरियाज़ पर, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। दोनों साइड्स के ट्रूप्स अभी भी कई जगहों पर एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं और भारत को एक कांस्टेंट थ्रेट है टू फ्रंट वॉर का कराकोरम पास से, जहां पर उनकी नज़र में पाकिस्तान और चाइना की फोर्सेस इल्हाक कर सकती हैं और लद्दाख या कश्मीर की साइड पर चढ़ाई कर सकती हैं। तो उनको हर वक्त ये धड़का लगा रहता है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि जब चाइना से इनकी नहीं बन रही थी 2020-21 में, इन्होंने पाकिस्तान के साथ LOC पर पीस कर लिया। पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि आप LOC पर हमारे साथ सीज़ फायर कर लें, और उस वक्त बाजवा साहब ने उनके साथ कर लिया सीज़ फायर। और इंडिया को एक ब्रीदिंग स्पेस मिली उस वक्त, क्योंकि 2016 के बाद से लेकर 2020 तक LOC पर बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी होती थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान। तो जब चाइना ने भारत को इंगेज किया, भारत ने बड़ा स्मार्टली पाकिस्तान से डिसएंगेज कर लिया। और अब जब पाकिस्तान से दोबारा इंगेजमेंट शुरू हुई है, ज़रा चपकली शुरू हुई है, अब चाइना से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि इसको परमानेंटली हल किया जाए, जो कि नामुमकिन चीज़ है। एक तरफ इनके इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं कि जी हम अक्साई चीन भी लेंगे, हम पाकिस्तान का कश्मीर भी लेंगे, और एक तरफ इनके डिफेंस मिनिस्टर जब मीटिंग करते हैं तो कहते हैं कि हमें इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए। पाकिस्तान के हवाले से वो कहते हैं कि सम कंट्रीज यूज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रोवाइड शेल्टर टू टेररिस्ट्स। देयर शुड बी नो प्लेस फॉर सच डबल स्टैंडर्ड्स। चाइना को जो इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए, चाइना का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये मामला इतना सिंपल नहीं है, और जब तक ये बॉर्डर एरियाज के इश्यूज हल नहीं होते, हमें अपने लार्जर रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहिए।
चाइना का ये जवाब है। मतलब ऐसे लगता है कि चाइना का भारत को यही पैगाम है कि ये बॉर्डर एरियाज इतनी जल्दी हल नहीं होने वाले, लेकिन उसकी खातिर आप दूसरी जगहों पर हमारे साथ मामला खराब मत करें। और उसका क्या मतलब है, ये जो फौरन अमेरिका के पास चले जाते हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लेते हैं, क्वाड में ये जाते हैं अमेरिका के साथ और फिर चोक पॉइंट्स की बात करते हैं ये पूरे इंडो पैसिफिक में कि जी हमने फ्यूचर में चाइना को तंग करना है। 2020 के बाद भारतीय डिफेंस मिनिस्टर का चाइना का ये पहला विजिट था। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने चाइना का शुक्रिया अदा किया जो इजराइल और ईरान की लड़ाई में चाइना ने ईरान का साथ दिया और इजराइल को खुलकर कंडेम किया। और इस जंग को रुकवाने में भी चाइना और रूस ने अपना एक अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि चाइना इसी तरह इंसाफ का साथ देगा और फ्यूचर में भी पूरी दुनिया के पीस के लिए अपना एक कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करता रहेगा। We hope China will continue to uphold justice and play an even greater role in maintaining the current ceasefire and easing regional tensions. इनके बयान से ये क्लियरली पता चल रहा है कि चाइना ने कितना अहम किरदार अदा किया है इस सीज फायर को करवाने में। चाइना और ईरान के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको हमने कई दफ़ा एक्सप्लेन किया हुआ है और अभी रिसेंटली देखें तो इन्होंने जॉइंट नेवल ड्रिल भी की थी गल्फ ऑफ ओमान के पास, चाइना, रूस और ईरान ने। और उसके आसपास ही चाइना, रूस और ईरान ने पाकिस्तान नेवी के साथ भी बहिरा अरब के समंदरों में मशक़ें की थी। यानी आप समझ लेंगे जो चारों ममालिक हैं, पाकिस्तान, चाइना, रूस और ईरान, इनके दरमियान मिलिट्री कोऑपरेशन गहरा होता जा रहा है। इसके अलावा चाइना ईरान को इकोनॉमिकली भी इस तरह सपोर्ट करता है कि सैंक्शंस की वजह से जो पूरी दुनिया इनसे तेल नहीं लेती, चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर्स है ईरानियन ऑयल का। बहुत से लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि एससीओ अगर इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग है तो ये अपने पार्टनर ममालिक को मिलिटरीली सपोर्ट क्यों नहीं करते। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्चुअल मकसद था वो था रीजनल कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की मजबूती। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर रीजनल कनेक्टिविटी और पीस को ये काफ़ी हद तक अचीव कर लेते हैं तो फिर ये पार्टनरशिप नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है जिसमें मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन हो सकता है और एक दूसरे के मुल्कों में बाय रोड कनेक्टिविटी भी हो सकती है, बिल्कुल उसी तरह यूरोपीय यूनियन और नेटो के मॉडल पर। अभी उस लेवल तक वो चीज़ें नहीं पहुंची, लेकिन अभी चाइना इसको अचीव करने की कोशिश कर रहा है BRI के ज़रिए। चाइना का स्टैंस यहाँ पर यह है कि हम कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करना चाहते हैं और मिडल ईस्ट में अमन चाहते हैं, ना कि जंगें। बेसिकली वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हमारा स्टाइल अमेरिका से डिफरेंट है। हम मुल्कों को कोवर्टली सपोर्ट नहीं करते, हम उनको छुप छुपा के असलहा प्रोवाइड नहीं करते, हम रिजीम चेंज टैक्टिक्स इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया उन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। उनके मुताबिक यूनिलैटरलिज्म एंड प्रोटेक्शनिज्म आर सर्जिंग वाइल हेजिमोनिक, हाई हैंडेड एंड बुलिंग एक्ट्स सेवेरली अंडरमाइन द इंटरनेशनल ऑर्डर, मेकिंग दीज प्रैक्टिसेस द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ कैओस एंड हार्म। ये यूएस और उनके चमचों की तरफ एक इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म थी। बुलिंग टैक्टिक्स का वर्ड चाइना बड़ा इस्तेमाल करता है अमेरिका के लिए और हमेशा इसको मेंशन करते हुए चाइना अगली बात ये करता है कि हम ऐसे नहीं हैं, हम पीस और कनेक्टिविटी चाहते हैं, अनलाइक द यूएस जो कि बुलिंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं और हेजिमोनिक एम्बिशंस को आगे लेकर चलते हैं। एससीओ ममालिक में चाइना और रूस के अलावा पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और बेलारूस शामिल है। यानी चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान और भारत के अलावा सेंट्रल एशियन स्टेट्स इसमें शामिल हैं। और पाकिस्तान, इंडिया और ईरान की शमूलियत अभी रिसेंटली हुई है, कुछ सालों पहले। और चाइना के मुताबिक यहाँ पर बहुत से कंट्रीज़ की ये भी ख्वाहिश है कि अब हमारे जो मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन है उसको मजबूत किया जाए। जो एग्जांपल उन्होंने देखी है पाकिस्तान और चाइना की कि पाकिस्तान ने चाइनीज़ मिलिट्री इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके भारत को जो शिकस्त दी है। बहुत से एससीओ ममालिक अब डिफेंस कोलैबोरेशन में इजाफा चाहते हैं आपस में। एससीओ यूएस के ग्लोबल हेजिमोनिक एम्बिशंस को भी पुश बैक करता है चाइना के मुताबिक और आपस में मिलकर आगे बढ़ने की बात करता है। हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि भारत और चाइना के डिफरेंसेस की वजह से एससीओ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर कंसेंसस पैदा नहीं होता और इसी वजह से इस बार भी जॉइंट स्टेटमेंट नहीं देखी हमने, क्योंकि भारत ने उसको अपोज किया था। और शायद भारत यहाँ पर खुलकर एक स्पॉइलर का किरदार अदा करना शुरू हो गया है, क्योंकि भारत को ज़्यादा इंटरेस्ट है यूएस की ग्रुपिंग में और यूएस के साथ अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में। और इसलिए भारत के बहुत से स्ट्रेटेजिक थिंकर्स भारत के मौजूदा सेटअप पर सवाल ये उठाते हैं, उन पर तनकीद करते हैं कि आप रीजनल ममालिक और हमसायों को छोड़कर 7000 मील दूर एक सुपर पावर जो बैठी हुई है उसके मफादात को आप पूरा करते हो और आप अपने पूरे रीजन से बिगाड़ लेते हो।
अब आते हैं नेटो समिट की तरफ, जहां पर यूरोप के टॉप लीडरान ने शिरकत की। डोनाल्ड ट्रंप भी वहां पर मौजूद थे। वहां पर हमने देखा उर्दगान और मैक्रोन के दरमियान मुसाफहा, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। इसके अलावा फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, इन सब के टॉप लीडर्स वहां पर मौजूद थे। नेटो के चीफ वहां पर मौजूद थे। और सबसे बड़ी जो हाईलाइट थी वो ये थी कि नेटो के ममालिक ने ये प्लेज किया है कि हम अपना डिफेंस बजट 5% तक बढ़ाएंगे अगले 10 सालों में। इससे पहले ये 2.5 या 3% की बात कर रहे थे। अभी करंट इनके जो बजट हैं, अब इन्होंने तकरीबन डबल की बात की है। ये डिफेंस स्पेंडिंग को बार बार बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जब भी यूरोप ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है, उसके बाद कोई आलमी जंग ही हुई है। और इन सब के मुताबिक इनका जो मेन एडवर्सरी है वो है रशिया। और ये खुद ही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगले 5 या 10 सालों में रूस इन पर अटैक कर सकता है। और इस हवाले से हम पिछले 1.5 सालों से कवर कर रहे हैं कि किस तरह जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली अपने दिफाई बजट्स को बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा कंस्क्रिप्शन को भी प्रमोट किया जा रहा है। जो अपनी रिजर्व फोर्सेज होती हैं उनको मिलिट्री में भर्ती किया जा रहा है। ये बात अभी हो रही है। और कुछ जगहों पर तो ये भी कंसीडर किया जा रहा है कि अगर आपकी उम्र 18 साल होगी तो आपको मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा सकता है किसी भी वक्त। 18 साल से ऊपर जो भी लड़का होगा वो रिजर्व आर्म फोर्सेस का हिस्सा होगा और जंग की सूरत में उसे बुलाया जा सकता है। मिलिट्री ट्रेनिंग लाजमी करार दी जाएगी। रशिया के अलावा इनको एक और बहुत बड़ा चैलेंज जो नज़र आ रहा है वो है डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में। और उनके मुताबिक ट्रंप की पॉलिसीज़ ट्रांस अटलांटिक अलायंस को तबाह बर्बाद कर रही हैं। ये हमारा जो हिस्टोरिक अलायंस था, जो पिछले कई 100 सालों में डेवलप हुआ था, अमेरिका का मौजूदा सदर उसको ख़त्म कर रहा है, उसको ख़राब कर रहा है। और इसी वजह से ये अपने डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और एक नई यूरोपियन फोर्स को भी शायद मुतारिफ करवाने की बात कर रहे हैं कि उसके ज़रिए हम नेटो की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उसको पूरा करेंगे। क्योंकि नेटो ज़्यादातर चलती है अमरीकी फ़ंड से, अमरीकी इमदाद से। तो जब अमेरिका ही उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा तो यूरोप के मुताबिक हमें फ़ैसले अपने हाथ में लेने पड़ेंगे। पहले हम काफ़ी हद तक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका पर डिपेंड कर रहे थे। अब हमें सिक्योरिटी अपने हाथों में लेनी होगी क्योंकि अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर नहीं रहा। वो अपने इंटरनल मसाइल में इतना खुबा हुआ है कि वो अब नेटो को सपोर्ट करने के लिए भी नहीं तैयार। लिहाजा क्या हमें अपने डिफेंस स्पेंडिंग को खुद ही बढ़ाना होगा, उसको 5% तक लेके जाना होगा 2035 तक। नेटो के मुताबिक आर इन्वेस्टमेंट्स विल इंश्योर वी हैव द फोर्सेस, कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉर फाइटिंग रेडीनेस एंड रेजिलियंस नीडेड टू डिटर एंड डिफेंड इन लाइन विद आवर 3 कोर टास्क ऑफ डेटरेंस, डिफेंस, क्राइसिस प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट एंड कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। और इसके अलावा इनका एक और बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप रशिया और पुतिन की तरफ काफ़ी नरम है और वो पुतिन से दोस्ती चाहते हैं। और रशिया ने जो इलाके फतह किए हैं यूक्रेन के, डोनाल्ड ट्रंप उनकी वापसी की भी बात नहीं करते। वो ये कहते हैं कि रशिया ने जो इलाका जीत लिया वो जीत लिया, अब यूक्रेन उस इलाके को भूल जाए। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है यूरोपियन कंट्रीज के सामने कि पुतिन के साथ इतना ज़्यादा नरम रवैया क्यों रखा जा रहा है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था। अभी 6 महीने पहले तक, 7 महीने पहले तक जो अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई थी वो यूरोपियन अलायंस के साथ थी, एक पेज पर थी। बाइडेन साहब कहते थे हम यूक्रेन को इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स देंगे, जर्मनी में बैलिस्टिक मिसाइल्स लगा देंगे और हर जगह से रूस को एनसर्कल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने ईरान सीज फायर के हवाले से पुतिन की मदद ली है। तो एक टोटल डिफरेंट अप्रोच है इस वक्त यूरोपीय यूनियन की, नेटो की, और दूसरी तरफ ट्रंप की, जो कि ज़्यादातर फोकस अमेरिका के मामलात पर रखना चाहते हैं और दुनिया में जंगों का खात्मा चाहते हैं। लेकिन जो वॉर हॉक्स हैं, वॉर लॉबीज़ हैं, वो ये चाहती हैं कि जंगें ज़्यादा से ज़्यादा हों, उनका असलहा बिके, दुनिया में अनरेस्ट रहे, मिसाइल चलते रहें, एयरफोर्स अपने बम गिराते रहे और उनको फ़ायदा हो। नेटो के मुताबिक हमारे मेन थ्रेट्स में रशिया, दहशतगर्दी, साइबर अटैक, सैबोटाज एक्टिविटीज़ और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन शामिल है। और इस वक्त यूरोपियन ममालिक में एक डर ये भी सामने आ रहा है कि वो ममालिक जो रशिया के ज़्यादा करीब हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं और जर्मनी इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशानी का इजहार कर रहा है। इसलिए यूरोपियन ममालिक का ये ख्याल है कि अगर फ्यूचर में रूस या किसी भी और ख़तरे से हमें दोचार होना पड़े तो हम उसके लिए रेडी रहें। हम अपना डिफेंस बजट इतना ज़्यादा बढ़ा लें कि मिलकर रूस का मुकाबला कर सकें अगर अमेरिका हमारी सपोर्ट में ना भी आए। वो कहते हैं कि वी रीअफर्म आवर शेयर्ड कमिटमेंट टू रैपिडली एक्सपैंड ट्रांस अटलांटिक डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन एंड टू हार्नेस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड द स्पिरिट ऑफ इनोवेशन टू एडवांस आवर कलेक्टिव सिक्योरिटी। वो कहते हैं कि हमें जदीद टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए अपने कोऑपरेशन को बढ़ाना होगा और अपने दिफा को मजबूत करना होगा।
और इस हवाले से हमें ज़रूरी इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेंगी और अपना जीडीपी का जो शेयर है डिफेंस स्पेंडिंग के हवाले से उसको बढ़ाना होगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या अगले 10 सालों में रूस की किसी और यूरोपियन ममालिक से एक जंग छेड़ सकती है? क्या यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाएगा? इसके अलावा एससीओ की बात करें तो वहां पर चाइना को कितनी कामयाबी मिलेगी जो उनके एससीओ के हवाले से ऑब्जेक्टिव्स हैं? क्या भारत एससीओ को इसी तरह सबुटाज करता रहेगा या आपके ख्याल में एससीओ अपने एम्बिशंस जो कि रीजनल कनेक्टिविटी और पीस के हैं उनको अचीव करता रहेगा भारत की सपोर्ट के बगैर भी? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।